देखो ना, ये तो तय है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अब मेरे लिए अगला फ़ैसला तो तुम्हारा ही होगा। क्या तुम मेरे लिए ज़िंदा रहने का फ़ैसला करती हो या फिर मैं मौत को गले लगा लूँ? ये अल्फ़ाज़ रेहान के थे, जिसे मैं बहुत चाहती थी और वो भी मुझसे बहुत जी-जान से बढ़कर मोहब्बत करता था। लेकिन मोहब्बत की हर दास्तान की तरह हमारे साथ भी वही हुआ। घरवालों की रज़ामंदी ना मिलने के बाद हमारी शादी नहीं हो रही थी और रोज़-रोज़ यूं ही छुप-छुप कर मिलने पर मजबूर हो थे। रेहान से मिले बिना मेरी जान निकलने लगती थी और वो भी जान जब तक मेरा चेहरा न देखता उस पर खाना-पीना हराम था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जब मैंने उसे पहली बार देखा था और देखते ही दिल हार बैठी थी। वो बहुत ही सुलझा और शरीफ लड़का था। पूरे कॉलेज में किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर उसने नहीं देखा था। फिर दिल के हाथों मजबूर होकर जब मैंने उसे मोहब्बत का पैगाम भेजा तो वो मुझसे लड़ने के लिए मेरे पास आया था और मैं किसी मुजरिम की तरह आंखें झुका के उसकी सारी बातें समझ रही थी। मैंने अपने एक दोस्त के हाथों से ख़त लिखकर भेजा था कि आप मुझे पसंद आ गए हो। तब वो मेरा दिया हुआ ख़त अपने साथ वापस मेरे पास लाया और मेरी सारी दोस्तों के सामने मुझे रुसवा कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि ये राज इस तरह सबके सामने खुल जाए, लेकिन वो अकल का मारा था। ये तक ना सोचा कि एक लड़की की मोहब्बत की ठुकराना ही है तो कम से कम उसे सबके सामने तो कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं उस वक्त अपनी सारी दोस्तों के बीच में बैठी हुई थी। जब रेहान को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो एकदम से दिल धड़कने लगा। मैं समझी थी वो मेरी मोहब्बत को कबूल करके अपने दिल का हाल बताने आ रहा होगा। जब ही मैं फ़ौरन उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी ताकि हमारी बातें किसी और के कान तक ना पहुँचे, लेकिन मेरे 2 कदम बढ़ने से पहले ही वो 4 कदम आगे आया और मेरा ख़त मेरे मुंह पर मारते हुए बोला कि क्या समझती हो तुम अपने आप को? किसी को भी अपनी मोहब्बत का पैगाम भेज सकती हो? क्या तुम कोई शहज़ादी हो और या हम सब तुम्हारे बाप दादा की ग़ुलामी के लिए आए हैं? जो किसी को भी तुम पैगाम भेजोगी और वो तुम्हारे हुक्म की तामील करता दौड़ा चला आएगा। पढ़ने आती हो, पढ़ने से मतलब रखो। आइंदा अगर कभी मुझे ऐसा कोई छुचोरा ख़त लिखने की कोशिश की तो ये सब कुछ जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो तुम्हारे घर की गली में आकर सबके सामने कह दूँगा। तो फिर अपने माँ बाप और बाकी लोगों को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती फिरना। मुझे उस वक्त रेहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतना बददिमाग निकलेगा मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं तो उसे सबसे अलग समझती थी। वो चुप चुप रहने वाला लड़का इतना मुँह फड़ भी हो सकता है, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे पछतावा हो रहा था अपनी इस बेवकूफ़ी पर कि मैंने कैसे इस इंसान को मोहब्बत के काबिल समझ लिया था। जो मोहब्बत का मान रखना तो क्या किसी की इज्जत की परवाह किए बिना जो मुंह में आया बोले चले जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर अपना ख़त उठाया और बिना कुछ भी बोले अपने आंसू साफ करती वहाँ से घर आई। आज ज़िंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मैंने कितना बड़ा गलत कदम उठा लिया। उस इंसान से मोहब्बत की पहल की जिसे मोहब्बत क्या बात करने की भी तमीज़ न थी। मेरे पीछे मेरी सारी सहेलियां ना जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी। ये बात सोच सोच कर ही मेरा दिल और दिमाग फट रहा था। काश उसने सबके सामने मुझे बेइज्जत ना किया होता, फिर चाहे मेरी मोहब्बत को ठुकरा ही दिया होता, लेकिन यूँ सबके सामने मुझे जलील न करता। मैं हज़ारों बातें सोच सोच कर पागल हो रही थी और उसके लिए मेरे दिल में जितने भी मोहब्बत थी वो कहीं दूर निकल चुकी थी। मोहब्बत की जगह अब सिर्फ गुस्सा था। कॉलेज से वापस आकर मैंने अपने कमरे में ख़ुद को बंद कर लिया ताकि किसी को अपना मुंह ना दिखा सकूं। माँ ने 2-3 बार आकर मेरा हाल पूछा था। मैंने बस हल्का बुखार बताकर खुद को कंबल में छुपा लिया। रात तक रो रो कर मेरा मुंह सूज चुका था और मैं बिना खाए पिए ही सो गई थी। बहुत गहरी नींद के बाद आधी रात को मेरी आँख खुली, तब तक मेरे सारे घर वाले सो चुके थे। मुझे भूख की शिद्दत महसूस होने लगी तो मैं किचन की तरफ गई। माँ ने मेरा खाना निकाल कर टेबल पर ढक कर रख दिया था, जिसमें से बस मैंने 2-4 निवाले ही लिए थे और वापस अपने कमरे में आकर उसी बेवफा के ख्यालों में खो गई। मुझे वो पहली बार की मुलाकात अच्छी तरह याद थी जब मैंने उसे देखा और वो मुझे सबसे अलग लगा था। फिर यूं ही उसे देख देख कर एक तरफा मोहब्बत में मैंने 1 साल का लंबा वक्त गुजार दिया था। बहुत सारी लड़कियों के वहाँ मोहब्बत के किस्से मुझे पता थे। जब मुझसे सब मोहब्बत के बारे में पूछती तो झूठा इनकार करके रह जाती, जबकि मेरे दिल में भी ये चिंगारी जाग उठी थी। मुझे उसके बारे में कुछ पता तक न था कि वो कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। मुझे बस भा गई थी तो उसकी पर्सनालिटी, उसका पहनना ओढ़ना, उसका नज़रें चुरा कर चलना। वो इस भरे कॉलेज में किसी भी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी ना देखता। उसने कई बार मेरी नज़रों को खुद पर टिका हुआ भी महसूस किया था, लेकिन कभी उसने इस बात का कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिखाया था।
वो मुझे लगा शायद उसे यूँ मेरा देखना पसंद है, तभी वो मेरी नज़रों से बचने तक की कोशिश नहीं करता। फिर अपनी दोस्त की बातों में आकर आखिर मैंने भी बाकी लड़कियों की तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करने की हिम्मत कर ही डाली। लेकिन फिर उसने जो मेरे साथ किया वो याद करके मैं फिर से रोने लगी। वो रात मेरी अपनी बेइज्जती याद करके कांटों पर गुजरी थी। अगले दिन मेरी कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं हुई और तबीयत की ख़राबी का बहाना बनाकर मैं घर में ही रही। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक हफ़्ता हो गया था, लेकिन मेरा किसी का भी सामना करने का दिल नहीं चाह रहा था। मैं घर में ही पड़ी रही थी जब शिरीन, मेरी वही दोस्त, मुझसे मिलने घर आ गई जिसके हाथ मैंने रेहान को ख़त भेजा था। वो बहुत परेशान सी लग रही थी। माँ ने उसे मेरे पास भेजा और उसके लिए चाय बनाने चली गई। तभी उसने इधर उधर देखकर एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाया। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने इशारों से बताने की कोशिश की कि उसी ने दिया है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी। वो लिफाफा उसे वापस करना चाहा, लेकिन वो इनकार करती रही और बोली कि कल कॉलेज ज़रूर आना। मैंने उससे वजह पूछनी चाहिए कि इतने में माँ चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई। फिर हम दोनों की बात अधूरी रह गई। वो चाय पीकर चली गई और माँ ने फिर उसके घर आने की वजह पूछी, क्योंकि पहले कभी मेरी कोई दोस्त घर तक ना आई थी। माँ की नज़र बहुत तेज़ थी। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि देखो बेटी, हम बहुत शरीफ लोग हैं, अपने कदम फूंक फूंक कर रखना, वरना अपने बाप भाइयों को तो तुम जानती ही हो, अपने लिए कोई मसला ना पैदा करना और ना ही अपनी माँ बहनों की ज़िंदगी ख़राब करना। माँ शायद मेरी हालत देखकर समझ चुकी थी कि कोई इश्क का चक्कर है और ऐसे में शिरीन का घर आना उन्हें खटक रहा था। लेकिन वो अब भी मेरे दिमाग में था, जिसे पढ़कर मैं जानना चाहती थी कि आखिर उस खुदगर्ज इंसान ने मुझे ख़त क्यों लिखा होगा। उसे भला मेरी क्या परवाह होगी, या अब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था जो कोई और का सर भी निकालना चाहता था। माँ के समझाने के दौरान भी मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी। माँ जब अपनी तकरीर पूरी करके किचन की तरफ चली गई तो मैंने वो ख़त दरवाज़ा बंद करके पढ़ना शुरू किया। ख़त खोलकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार किया था। फिर उसने लिखा था कि मेरे लिए ये बात बिल्कुल ही हैरान करने वाली थी कि कोई लड़की मुझसे मोहब्बत का इजहार भी कर सकती है। मैंने ऐसा कुछ भी कभी ज़िंदगी में सोचा तक न था, इसीलिए शायद मैं जज्बात के हाथों मजबूर होकर तैश में आ गया था। लेकिन जब से तुमने कॉलेज आना छोड़ा है, मुझे मेरा ये एहसास से शर्मिंदगी मारे जा रहा है कि मैंने मोहब्बत का बदला कितना बुरा दिया था। शायद मैंने मोहब्बत को कभी इतनी गहराई और सच्चाई से समझा नहीं था। लेकिन जब से तुमने कॉलेज आना छोड़ा है, मुझे एहसास हो गया है कि ये सब सिर्फ किताबी और ड्रामाई बातें नहीं होती। कोई मोहब्बत को तुम्हारी तरह बहुत सच्चाई से करता है। और अब जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत का वही जज्बा जाग उठा है, तो मैं भी वो सब समझ चुका हूँ जो पहले समझने से कासिर था, कि कोई ऐसे ही अपने दिल की बात किसी के सामने नहीं रखता। दिल के हाथों मजबूर होकर इंसान मोहब्बत करता है, और मैं भी पूरी तरह से दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हारी मोहब्बत को महसूस किया है, एक रात भी सुकून से नहीं सो पाया कि कब तुम सामने आओगी और मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगा। लेकिन मेरी ही गलती की वजह से तुम पूरा हफ्ता कॉलेज नहीं आई। तुम्हारे साथ साथ मैं भी बहुत दर्द से गुजर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ देकर मैंने भी इस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया है। अब तुमसे मिलकर मैं तुम्हारे और अपने सारे दुख दर्द ख़त्म करना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम कल से कॉलेज ज़रूर आना, वरना मैं अपने ही पछतावे की आग में जलकर ख़त्म हो जाऊँगा। मुझे इस बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है, जिसका मुझे यकीन भी था कि मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ इस बात की भी खुशी थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन मैं इतनी जल्दी अब उसके सामने खुलना नहीं चाहती थी। मैं भी उसे दिखाना चाहती थी कि जब मोहब्बत में ठुकराया जाता है तो इंसान अंदर से कितना दर्द महसूस करता है। अगले दिन मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। शायद ये उसी ख़त का असर था। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन मैं रेहान से बात नहीं करना चाहती थी, और ये मेरी दिली इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब इतनी आसानी से मैं उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी। वो मेरी मोहब्बत तो था ही, लेकिन मैं चाहती थी कि वो भी इसी तरह मजबूर होकर मेरे सामने पेश हो जिस तरह उसने मुझे मजबूर करके रख दिया था। मैं जैसे कॉलेज में दाखिल हुई तो उसे अपना ही इंतज़ार करते पाया। उसकी नज़रें मेरी ही तलाश में थी। मुझे देखते ही जैसे उसकी जान में जान आई थी और आगे बढ़कर मेरी तरफ आना चाहता था, लेकिन मैंने पूरी तौर पर उसे इग्नोर कर दिया था, ऐसे जैसे मैंने उसे देखा ही ना हो। उसका चेहरा मेरे इसी कदम से उतर गया था। फिर वो पूरा वक्त सिर्फ मुझे देखता ही रहा। फिर जब मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्क में जाकर बैठी, उसी जगह वो आ पहुंचा और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। सारी लड़कियां उसके इस रवैये पर हैरान उसे देख रही थीं।
उसने कान पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। मैं बस उसकी बचकाना हरकत पर मुस्कुराकर रह गई थी और मेरी मुस्कुराहट के साथ उसके साथ साथ मेरी सभी दोस्तों ने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि मैंने रेहान की मोहब्बत को कबूल कर लिया है। उसने भी बहुत खुशी का इजहार किया और यूं हमारी मोहब्बत की कहानी का आगाज़ हो गया था। अब एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना हमारे लिए नामुमकिन होता था। कॉलेज में पूरा वक्त हम दोनों इकट्ठे रहते थे। उसके बाद जब घर लौटते तो ध्यान बस वहीं अटका रहता। कभी कभार किसी छुट्टी के दिन बिना देखे दिन गुजारना मुश्किल हो जाता था। हम इस कदर मोहब्बत में पागल हो गए थे, जब भी जहाँ भी मौका मिलता हम छुप कर मिलने से भी ना घबराते थे। कॉलेज का एक ही साल रह गया था जो हमने मोहब्बत में गुजारा, तो अब आगे की फ़िक्र होने लगी। रेहान ने घर वालों से बात करने का कहा। वो मेरा रिश्ता मांगने आना चाहता था। मैं डर रही थी कि अगर घर वाले ना माने तो क्या होगा, लेकिन फिर भी हमें पहली कोशिश तो करनी थी। कॉलेज छोड़े 1 महीना हो गया था और हम बस 5-6 बार ही मिल सके थे। हर रोज़ साथ गुजारने वालों के लिए ये 5-6 बार की आधी अधूरी मुलाकातें नाकाफ़ी थीं, इसलिए अब हम रिश्ते में बंधना चाहते थे। रेहान भी रोज़ यही पूछता कि घर वालों से पूछो तो मैं आ जाऊं। एक रोज़ पापा और भाई घर पर नहीं थे। मैंने मौके को गनीमत जानकर माँ से बात करने की कोशिश की। माँ उस वक्त बरामदे में बैठी छोटी बहन के बाल बना रही थी। मैं भी जाकर उनके पास बैठ गई। माँ ने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैं उनके गले लग गई। मुझे माँ के पास बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तो माँ ने मेरी बेचैनी को भांपते हुए पूछा, कोई बात करनी है? मैंने हाँ में सर हिलाया तो माँ बोली, चल जल्दी से बोल, क्या बात है? फिर मैंने भी बिना देर किए कहा कि माँ, मैं अपने कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती थी। अब वो रिश्ता लेकर आना चाहता है, हम निकाह करना चाहते हैं। तो माँ ऐसे उछल के मुझसे दूर हुई जैसे मैंने कोई बम गिरा दिया। माँ का अच्छा खासा मोहब्बत भरा लहजा यूँ बदला कि वो मुझ पर बरस पड़ी। कमबख्त मारी, इसीलिए पढ़ने भेजा था कि तुझे वहाँ पर इश्क लड़ाती फिरे। कोई ज़रूरत नहीं किसी भी अरे गहरे को मेरे घर के अंदर बुलवाने की। कल ही तेरे पापा को कहकर तेरी फुप्पी को पैगाम भिजवा दूंगी कि आकर 4 जोड़ों में तुझे ले जाए। इस बार में भी मैं चिल्लाई, ठीक है मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस फुप्पी के बेटे हन्नान से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। शक्ल देखी है तुमने उसकी, काला भैंस सा कहीं का। ये कहते हुए मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी और पीछे से माँ मुझे बातें सुना रही थी। मुझे तो ये यकीन हो गया था कि मोहब्बत की इस शादी में माँ मेरा साथ कभी नहीं देंगी और माँ का फैसला इस घर में पत्थर की लकीर माना जाता था। पापा ने खुद कभी भी कोई फैसला किया ही नहीं था, बस आज तक माँ की बात मानी थी। और माँ बचपन से मेरे लिए उस काले भैंसे का ही रिश्ता जोड़कर बैठी थी। वो मुझे फुप्पी के घर भेजकर उनकी कमसिन बेटी अपने बेटे के लिए लेकर आएंगी। ऐसे में मुझे अपने सारे हथियार बेकार महसूस होने लगे थे। फिर एक आखिरी कोशिश में पापा से बात करके करना चाहती थी। शाम को पापा घर आए तो मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उनके सामने अपने दिल की बात कह दी। पापा तो फिलहाल एकदम से चुप हो गए थे। भाई को भी माँ की तरह मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ भी दूर खड़ी बड़बड़ाने लगी, लेकिन अब आखिरी बात वही होनी थी जो पापा के मुंह से निकलनी थी। और पापा ने इस बार मेरा साथ देते हुए रेहान को घर बुलवाने की इजाज़त दे दी थी। माँ ने पापा को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन पापा ने तो ये मेरा हक कहकर माँ को चुप करवा दिया। लेकिन यूँ माँ, भाई और छोटी बहन को अपने मुखालफत में देखकर मुझे रिश्ता होने की उम्मीद कुछ कम ही नज़र आ रही थी। मैंने रेहान को तैयारी के साथ आने का पैगाम भेज दिया। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसे ये मौका मिला है, लेकिन मेरी उम्मीद अब भी डगमगा रही थी। माँ कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलेंगी। अगले दिन रेहान को आना था, इसलिए पापा घर में ही रुके थे, वो काम पर नहीं गए थे। घर में काफ़ी परेशानी वाला माहौल था। माँ ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी जिससे लगता कि आज उनकी बेटी का रिश्ता आने वाला है। लेकिन फिर मैंने खुद ही कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम पहले से ही कर लिया था, क्योंकि रेहान इस रिश्ते की खातिर तो आ रहा था, वैसे भी वो हमारे घर हमारी ज़िंदगी में पहली बार आ रहा था। मैं कैसे उसके आने की तैयारी ना करती। मुझे दुनिया में सबसे बढ़कर अजीज़ था वो। माँ और बहन बस मेरा मजाक उड़ाने में लगी हुई थी। उनको देखकर मेरा दिल कट रहा था। मुझे उन दोनों के साथ की उस वक्त शायद ज़रूरत थी, लेकिन वो दोनों मेरी मुखालफत में लगी हुई थी। जब रेहान के आने के वक्त हुआ तो सब लोग सहन में आकर बैठ गए। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। भाई ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरे दिल का शहज़ादा बहुत ही अच्छे तरीके के साथ तैयार होकर आया था। मेरी तो जैसे आंखों की सारी थकान उसे देखकर उतर गई थी। वो किसी लिहाज से भी इनकार के लायक नहीं लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो अकेला ही आया था क्योंकि उसका कोई और नहीं था। उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी। वो आकर पापा
और पापा से मिला। पापा ने काफ़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया, लेकिन माँ ने बस सलाम का जवाब देकर ही बात ख़त्म कर दी। रेहान ने बाकायदा पापा से बात की और पापा ने कुछ दिनों में सोच कर जवाब देने का कहकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ खाने पीने के लिए रुका। उसका भी दिल मेरे घर वालों के रूखेपन से देख कर टूट चुका था, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी थी कि पापा ने अगर बाद में जवाब देने का कहा है तो वो ज़रूर कोई मशवरा करेंगे। 2-4 दिन ऐसे ही चुप चुप में गुजर गए। रेहान ने कई बार मुझसे जवाब तलब किया था, लेकिन मैं पापा के कुछ भी बोलने से पहले क्या जवाब दे सकती थी, इसीलिए उसे इंतज़ार का कहा था। बाकी चुप को हफ्ता होने को आया था जब एक दिन अचानक फुप्पू अपने बेटे को लेकर हमारे घर विराजमान हुई, तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। वो पूरी तैयारियों के साथ आई थीं, मिठाइयाँ, कपड़े, वैसे जैसे कोई मंगनी की रस्म हो। माँ ने बड़ी खुशी दिली से उनका वेलकम किया था और फिर छोटी बहन मुझे कमरे में बुलाने आई थी कि माँ ने कहा है तैयार हो जाओ, फुप्पू रस्म करने आई हैं। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि मेरे घर वालों ने रेहान को जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझा। अब मैं भी कोई ऐसा ही फ़ैसला करना चाहती थी जिसके लिए अभी मैंने अपने ओठों को सिल लिया था और चुपचाप तैयार होकर बाहर आ गई, जहाँ सबके साथ पापा भी मौजूद थे। यानी उन्होंने भी मेरी ख्वाहिश की कोई कदर नहीं की थी और मेरे लिए ये बेजोड़ रिश्ता पसंद कर लिया था। मैं आकर एक कुर्सी पर बैठ गई, जहाँ मुझे लाल रंग का दुपट्टा पहनाया और सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। फिर मिठाइयाँ बंटने लगी। मेरे अलावा सभी लोग खुश थे। माँ ने जल्दी ही भाई की मंगनी की रस्म के लिए आने को कहा और फूफी की बेटी हवा में उड़ने लगी, जिसको बहू बनाने की खातिर मेरी कुर्बानी दी जा रही थी। मैंने भी दिल में सोच लिया था कि ये खुशी किसी को रास नहीं आएगी जिसने मेरा दिल तोड़ा है। पूरा दिन शोर शराबा चलता रहा। शाम को बहुत सारे खाने पकाए गए। सब लोगों ने खूब मज़े किए और रात को फूफी अपने घर चली गईं। अगली सुबह होते ही माँ ने बाज़ार जाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि उन्होंने भी फूफी के घर रस्म करने जाना था। खूब सामान ख़रीदा गया। माँ और छोटी बहन ने मिलकर तैयारियां पूरी कर ली तो मुझे तैयार होने का हुक्म दिया गया, लेकिन मैंने कल वाली थकान बाकी होने का कहकर टाल दिया कि मैं नहीं चल सकती। तो पापा ने भी कहा कि ठीक है, 2-3 घंटे में हम लोग होकर आ जाएंगे। वो समझे थे कि शायद मैं नए नए ससुराल में जाने से शर्मा रही हूँ। सारी तैयारियों के साथ घर वाले रवाना हो गए थे अपनी खुशियाँ हासिल करने के लिए। मेरे दुख की, मेरी तकलीफ़ की किसी को कोई परवाह तक नहीं थी। रेहान का उस दिन के बाद किसी ज़ुबान पर जिक्र तक नहीं आया था। शायद उन लोगों ने बस मेरा दिल रखने के लिए उसे घर बुलवाने की इजाज़त दे दी थी। उसके बाद हम ये कह देंगे कि लड़का पसंद नहीं आया। करना तो उन्होंने वही था जो आज करने जा रहे थे, लेकिन अब मोहब्बत से पीछे हटने वालों से मैं भी नहीं थी। मैंने अपने कपड़े बांध लिए और घर से निकलने की पूरी तैयारी करके रेहान को फ़ोन किया था कि मेरे घर वालों ने हमारी शादी करवाने से साफ इनकार कर दिया है। वो लोग कल मेरा रिश्ता भी फूफी के घर पे तय कर चुके हैं। अब अगर मोहब्बत को हासिल करना है तो ये आखिरी मौका है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आकर मुझे ले जाओ। रेहान ने आधे घंटे का वक्त मांगा था और मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। वो ठीक आधे घंटे बाद गाड़ी लेकर पहुंचा था और मैं जाकर उसके साथ बैठ गई थी। हम दोनों ने फ़िलहाल ये शहर छोड़ने का फ़ैसला किया था, क्योंकि यहाँ रहकर हमें बहुत सारी मुश्किल का सामना हो सकता था, इसलिए सबकी नज़रों से ओझल हो जाना चाहते थे। गाड़ी में बैठकर मैंने देखा कि रेहान ने अपने छोटे भाई को भी साथ ले लिया था, लेकिन आज से पहले मुझे ये नहीं पता था कि रेहान का छोटा भाई एबनॉर्मल था। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता था, पूरी तरह से अपने भाई की जिम्मेदारी था। मुझे उसको देखकर बहुत दुख हुआ था और सोच लिया था कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाने में रेहान की मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि उसका भाई के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। हमने दूसरे शहर जाकर सबसे पहले निकाह कर लिया और फिर रेहान ने एक मकान किराए पर लिया जिसमें हम रहने लगे। मोहब्बत को हासिल करके ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा हसीन लगने लगी थी, लेकिन कभी कभी बहन भाई और माँ बाप की भी याद आ जाती थी। फिर दिल से एक आह निकलती थी कि काश उन लोगों ने मेरे जज्बात की कदर की होती तो आज सब साथ होते, लेकिन ये सब कुछ पल की बात थी। रेहान ने मेरी ज़िंदगी में कोई कमी बाकी नहीं रहने दी थी। मेरे घर वालों तक भी हमारे निकाह का नोटिस पहुंच चुका था, लेकिन वो अब मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे, तो मैं भी अपनी दुनिया में खुश थी। 2 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई तो घर के कामकाज के लिए रेहान ने एक नौकरानी रखवा दी। रेहान मेरा इतना ख्याल रखता था जिससे कोई सास या अम्मा इन दिनों में औरत का ख्याल रखती है। मुझे लगता था कि ज़रूर शायद मेरी किसी बहुत बड़ी नेकी का सिला बनकर मुझे मिला है। शायद उससे बढ़कर कोई शौहर मुझे मिल ही नहीं सकता था। देखते ही देखते दिन गुजरने लगे। मेरा देवर एक ही जगह पड़ा रहता था। मेरे साथ साथ रेहान उसका भी बहुत ख्याल रखते थे। उसके कपड़े बदलते,
खाना खिलाते हो, सब कुछ अपने हाथ से करते थे। एक दिन उसके गंदे कपड़े कमरे में पड़े थे, जो उठाकर मैंने नौकरानी को दिए कि इन्हें भी बाकी कपड़ों के साथ धो दे, लेकिन रेहान ने फ़ौरन मेरे हाथ से वो कपड़े लिए और हमेशा की तरह खुद ही धोने लगे। वो मेरी हर बात मानते थे, लेकिन अपने भाई के मामले में बहुत जज्बाती हो जाते थे और उसकी किसी चीज़ को मेरे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होते थे। उनका मानना था कि ये सारी बरकत जो हमारे घर में है, इसी भाई की दुआओं की बदौलत है। मैंने भी फिर कोई दखलंदाजी करना मुनासिब ना समझा और ज़िंदगी यूं ही गुजरती रही। मेरे 9 महीने पूरे हुए तो एक दिन ऐसी क़यामत टूटी जिसने मेरे साथ साथ उस मासूम अपाहिज की दुनिया उजाड़ डाली। एक रोड हादसे में रेहान हम दोनों को बेसहारा करके इस दुनिया से चले गए। मैं तो ऐसे उजड़ गई थी कि इस दुनिया में कहीं की ना रही। किस्मत कभी कभी कितनी बेरहम भी हो जाती है, ये मैंने रेहान के जाने के बाद अंदाज़ा लगाया था। अब मैं अगर अपने बच्चों को कहीं लेकर भी जाती तो वो बेचारा जो पूरी तौर पर अपने भाई के सहारे था, उसका क्या होता। इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी रेहान की जिम्मेदारियों के हवाले करने का फ़ैसला कर लिया था। कुछ दिनों बाद मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया था, जो बेचारा पैदा होने से पहले ही यतीम बन गया था। मेरे लिए ज़िंदगी 4 दिन की खुशियाँ लेकर इतनी कठिन हो गई थी कि मैं रातों को उठ कर दहाड़े मार कर रोती थी। मैंने तो रेहान की जुदाई का कभी तसव्वुर तक न किया था और वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे तन्हाइयों के हवाले करके जा चुका था। मेरा बेटा 1 साल को होने को आया था और मैंने रेहान की यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारना सीख लिया था। वो हमारे लिए इतना कुछ छोड़ कर गया था कि उसके बाद भी हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ी थी। मेरे साथ घर में नौकरानी भी होती थी। एक दिन नौकरानी मेरे अपाहिज देवर के कपड़े बदल रही थी कि मुझे रेहान की बात याद आ गई। उसने कहा था कि अगर उसके कपड़ों के अंदर का राज कभी खुल गया तो हम लोगों की सारी दौलत चली जाएगी। मैंने खुद जाकर जब देखा तो मेरे देवर के पेट पर एक अजीब तरह का निशान था, जिसकी वजह से वो सख्त तकलीफ़ में था और चल फिर भी नहीं सकता था। मुझे कुछ अजीब लगा तो अगले दिन मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उस अजीब से निशान को देखकर कुछ माहिर डॉक्टर को बुला लिया। वो सभी मिलकर मशवरा करने लगे। फिर डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाकर कहा कि ये निशान कोई पैदाइशी नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए से इस लड़के को मजबूर बनाया गया है। फिर वो मुझसे उसके ख़ानदान और घर के बारे में पूछने लगे। मैंने बताया कि मेरे शौहर का भाई है और वो इसको और मुझे अकेला छोड़कर दुनिया से विदा हो चुके हैं। मैंने कपड़े बदलवाने के दौरान ये निशान देखा तो सोचा डॉक्टर को दिखा दूँ। बदले में डॉक्टर ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है, इसे यहाँ लाकर इसका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, जिसके बाद इस निशान के अंदर बंद की गई सारी नसें खुल जाएंगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात इतनी अजीब थी कि एक बार मुझे रेहान की नीयत पर शक होने लगा कि क्या उसने खुद ही अपने भाई को अपाहिज बनाया था। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा, ये पता लगाने से मैं कहाँ से रेहान को लाती। मैंने देवर का ऑपरेशन करवाया, जिसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर एक दिन मुझ पर ऐसा राज खुला जिसने मुझे रेहान से नफ़रत करने पर मजबूर कर दिया। वो राज ये था कि मेरा देवर जो इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहा था, जिसके बारे में डॉक्टरों को कहना था कि उसे ख़तरनाक ऑपरेशन के ज़रिए अपाहिज बनाया गया था, वो रेहान का सगा भाई नहीं बल्कि वो उसका चचा का बेटा था और सारी जायदाद भी उसी की थी। रेहान ने बस उसे संभाला हुआ था। लेकिन मैं ये सोचकर भी परेशान हो जाती थी कि क्या सच में रेहान ने उसके साथ धोखा किया था। मेरी रेहान के साथ बहुत ही खूबसूरत यादें जुड़ी थीं, इसलिए मैंने उसकी ज़िंदगी का ये कड़वा सच अपने दिल में छुपा लिया था। मेरा देवर जब बिल्कुल ठीक हुआ तो वो मेरा बहुत शुक्रगुजार हुआ कि मैंने उसका इलाज करवा कर उसे ठीक कर दिया है। फिर मैंने अपने सारे एहसान के बदले उससे रेहान के लिए माफ़ी चाही ताकि वो जन्नत में सुकून से रह सके। मेरे देवर ने दिल से रेहान को माफ़ किया था और फिर मैं भी सुकून से जीने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आने वाली अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।